ये है हराश की विभिन्न पद्धतियाँ, वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। ये हमारे कई प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हमें 12th क्लास में सभी को नहीं पढ़ना है, कुछ को ही पढ़ना है। जैसे स्थायी किस्त पद्धति, कर्मागत शेष पद्धति, वार्षिक ह्रास पद्धति, हराश कोष पद्धति। ये केवल 4 पद्धतियाँ ही हमें करनी हैं 12th क्लास के लिए। सबसे पहले पद्धति है स्थायी किस्त पद्धति या सीधा रेखा पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि जितने की हमारी संपत्ति होती है उस पर केवल एक ही बार डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और जब तक हम उसको प्रयोग करते हैं तब तक वही डेप हर बार हर साल लगाया जाएगा। उसी से हम इसकी संपत्ति की यानी कि अपनी संपत्ति को घटाएंगे। उसी ह्रास की राशि से हम अपनी संपत्ति को रिड्यूस करते जाएंगे। इसमें बार बार ह्रास लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ह्रास निकालने का सूत्र होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, जितने की हमारी संपत्ति है उसमें से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू यानी कि संपत्ति का जो अवशेष मूल्य हो, बचा मूल्य, उसको घटा देंगे, और उसके एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट्स, और उस संपत्ति के जितने जीवन काल का समय है यानी कि 10 वर्ष हो या 15 वर्ष या 8 वर्ष, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करके आएगा वही हमारी ह्रास की राशि आएगी। उसी को हर साल रिड्यूस करेंगे संपत्ति में से। हिंदी में इसका ये वाला फॉर्मूला है, संपत्ति का जो मूल्य है, कीमत है वो, और उसका बचा हुआ मूल्य, और उसके जीवन के काल यानी कि वर्ष। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत दी हुई है तो प्रतिशत में हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स, असेट्स की जितनी कीमत है वो, और परसेंटेज यानी कि 10%, 20%, 15% जो भी है वो, और डिवाइड में 100 लगता है परसेंट के हमेशा। ये हिंदी में इसका फॉर्मूला है। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट जितनी आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी की हमारी संपत्ति है उसको डिवाइड कर दो, तो हमारी परसेंटेज की रेट आ जाएगी। वो हमेशा प्रतिशत में आती है। स्थायी किस्त पद्धति के गुण, सरलता। यह पद्धति निकालने में बहुत ही आसान होती है क्योंकि इसमें केवल ह्रास एक ही बार लगता है, बार बार नहीं निकालना पड़ता। ह्रास का समान बोझ, इसमें हर साल में जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक समान होता है, बार बार नहीं बदलता। संपत्तियों को पूर्णतः अपलिखित किया जा सकता है। इस वाले मेथड में संपत्ति को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि अंत में हमारी असेट जो है वो 0 बच जाएगी। मूल लागत और आज तक के ह्रास का ज्ञान, इससे पता चलता है कि हमारी संपत्ति की कीमत कितनी है और आज तक उस पर कितना ह्रास लगाया जा सका है। उपयोगिता, यह पद्धति कम मूल्य वाली संपत्तियों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ज़्यादा कीमत के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं होती। दोष, इस पद्धति के कुछ अवगुण भी हैं, जैसे ह्रास की गणना में कठिनाई। इसमें ह्रास का निकालने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि यह हमें पता नहीं चल पाता कि यह संपत्ति कितने साल तक चलेगी, उसका जीवन काल का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आय के विरुद्ध असमन्वय, इसमें हमें ये भी नहीं पता चलता कि उस संपत्ति पर हमें कितनी मरम्मत करानी पड़ेगी, क्योंकि आए साल मशीनों पर मरम्मत करानी पड़ती है, उसका जो खर्च है उस पर ह्रास नहीं लग पाता इसमें। बाद के वर्षों में अनुचित दबाव, बाद में हमारी संपत्ति जो कि है वो कम मूल्य की हो जाती है, धीरे धीरे घटकर। उसके बाद भी उस पर उतना ही डेप लगाना पड़ता है जितना कि एक पहले वर्ष में लगा, जबकि कीमत कम होने पर ह्रास की राशि भी कम हो जानी चाहिए, लेकिन इस पद्धति में ऐसा नहीं होता। ब्याज तत्वों की अवहेलना, इसमें ब्याज
का अनुमान हम लगा नहीं पाते, क्योंकि जो पूंजी से हमने, जिस पैसे से हमने संपत्ति खरीदी है उस पर हमें ब्याज भी देना पड़ता है। अगर हमने वो लोन लेकर ली है तो उस पर ब्याज भी देना पड़ता है, तो उस ब्याज का इसमें कहीं पे प्रयोग नहीं हो पाता। संपत्ति का मूल्य शून्य तक घटाना वास्तविकता से दूर। इसमें क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य 0 तक निकालना पड़ता है, जबकि कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं होती कि वो लास्ट में बिल्कुल नष्ट हो जाए, यानी कि 0 बचे। उसकी कोई ना कोई कीमत हमेशा बचती है। अवशेष मूल्य के निर्धारण में कठिनाई। यदि संपत्ति 15-20 वर्षों के बाद इसका अवशेष मूल्य क्या होगा, यह निकालने में हमें बहुत कठिनाई होती है। ये संपत्ति के लाभ हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। और ये दोष भी। ये हमारी दूसरी विधि है घटता शेष या घटता मूल्य अथवा अपलिखित मूल्य पद्धति। इस विधि के अंतर्गत ह्रास की राशि की गणना प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य पर निश्चित दर से दी जाती है, यानी कि इसमें हर साल हमें डैप निकालना पड़ता है, बार बार डैप निकाल लेंगे। जैसे कोई संपत्ति हमारी 10,000 रुपये की है, उसका हमने 10% निकाला तो 1,000 रुपये आ गया। अब वह हमारी 9,000 की बची, तो अगले साल में उसका 10% जो आएगा वो 900 रुपये का डैप आएगा। और तीसरे साल में 9,000 में से 900 रुपये घटा के 8100 आया, उसका फिर 10% निकाल लेंगे तो 810 ह्रास आएगा। इसमें हर बार हमें ह्रास नए सिरे से निकालना पड़ता है। इसी को घटता शेष पद्धति या क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहते हैं। घटता शेष पद्धति के गुण। नंबर 1 है सरल गणना। इस विधि में प्रतिवर्ष नई संपत्ति क्रय करने पर भी ह्रास की गणना करना सरल रहता है, क्योंकि सभी संपत्तियों पर इकट्ठा ह्रास लग जाता है। नंबर 2 आय के विरुद्ध समान व्यय। इस विधि में ह्रास तथा मरम्मत व्यय मिलाकर लाभानी खाते में प्रतिवर्ष समान बोझ पड़ता है, क्योंकि इस विधि में प्रारंभिक वर्षों में ह्रास अधिक लगाया जाता है, जबकि प्रारंभ में मरम्मत व्यय कम होते हैं। उसके बाद आगे आने वाले वर्षों में संपत्ति पुरानी होती जाती है और उस पर ह्रास भी घटता जाता है, जबकि मरम्मत के व्यय बढ़ जाते हैं। इसलिए यह उपयुक्त विधि है। बाद के वर्षों में अनुचित दबाव नहीं। संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। इस पद्धति में संपत्ति का मूल्य कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि वो धीरे धीरे घटता रहता है, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ उसके रुपये जरूर बचते हैं। आयकर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त। इस विधि को आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इस पद्धति में कुछ दोष भी हैं, यानी कि कमियां भी हैं। संपत्ति को पूर्णतः अपलिखित नहीं किया जा सकता। इसमें संपत्ति को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका मूल्य कुछ न कुछ बचा रहता है, शून्य नहीं हो पाता। ब्याज तत्व की अवहेलना। इस पद्धति में जो संपत्ति खरीदी जाती है और जिस पैसे से वह खरीदी जाती है उस पैसे पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं होती। ह्रास की दर के निर्धारण में कठिनाई। इस पद्धति में ह्रास किस दर से निकाला जाए, यानी कि ह्रास की जो दर है वो 10%, 15%, 5% क्या रखनी है, यह निश्चित करने में बहुत कठिनाई होती है। संपत्ति की प्रारंभिक लागत और आज तक के ह्रास का पता लगाना संभव नहीं है। जिस समय वो संपत्ति खरीदी थी और जब तक वो संपत्ति चलेगी तब तक का ह्रास लगाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। ये इसके गुण और दोष हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब है तीसरी पद्धति वार्षिक वृत्ति विधि। इस विधि में स्थायी और क्रमागत ह्रास विधि के द्वारा लगाए गए ह्रास से अलग व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इन दोनों विधियों में जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, संपत्ति पर, उसमें ब्याज की कोई गणना नहीं की जाती। लेकिन वार्षिक वृत्ति पद्धति में लगाए गए पैसे पर ब्याज की भी गणना की जाती है, इसलिए इसको वार्षिक वृत्ति विधि भी कहते हैं। इस विधि के लाभ क्या हैं? वैज्ञानिक पद। यह विधि स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने की वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में ब्याज की भी व्यवस्था की जाती है। इसमें ह्रास की राशि हमेशा बराबर रहती है।
इसमें संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। इस पद्धति के कुछ दोष हैं। ह्रास के निर्धारण में कठिनाई। इसमें ह्रास निकालने में कठिनाई होती है कि किस दर से हमें ब्याज ह्रास निकालना है। इसमें संपत्ति पर जो मरम्मत या रिपेयर करवाई जाती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती। इस विधि में लाभ हानि खाते पर भार में वृद्धि होती है। सही वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता इससे, यानी कि बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति है उसका हम सही प्रकार से पता नहीं लगा पाते। प्रतिस्थापन की व्यवस्था नहीं। इस विधि में अगर कोई संपत्ति, कोई मशीन हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसकी जगह पे दूसरी मशीन खरीदनी पड़ती है, उसकी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की जाती। उसको खरीदने के लिए इसमें कोई भी रुपया या पैसा नहीं बचाया जाता। ये है ह्रास कोष पद्धति, यानी कि सिकिंग फंड पद्धति। अब तक हमने जितनी पद्धतियाँ पढ़ी हैं, पुरानी संपत्ति के बेकार हो जाने पर उनके स्थान पर नई संपत्ति खरीदने के लिए धन की उनमें कोई व्यवस्था नहीं होती और ह्रास की राशि प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में लिखी जाती है। ऐसी स्थिति में नई संपत्ति खरीदने की व्यवसाय की कार्यशील पूंजी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय से एक बार में ही काफ़ी धन निकालना पड़ता है। ह्रास कोष पद्धति इस कठिनाई को दूर करती है और वह नई संपत्ति यानी कि नई मशीन खरीदने की भी व्यवस्था करती है। इस पद्धति में नई मशीन खरीदने के लिए भी व्यवस्था की जाती है और इसमें जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उस पर ब्याज की भी व्यवस्था है और पुरानी संपत्ति बेकार हो जाने पर उसके बेच दिया जाता है और नई संपत्ति खरीदने भी ली जाती है। ह्रास कोष पद्धति के गुण या लाभ। सरल विधि, यह बहुत ही सरल विधि है। प्रतिस्थापन हेतु राशि की व्यवस्था होती है इसमें, यानी कि नई मशीन खरीदने के लिए भी व्यवस्था है। संस्था पर वित्तीय भार नहीं। संपत्तियों के प्रतिस्थापन पर संस्था की वित्तीय स्थिति पर भार नहीं पड़ता। प्रतिस्थापन यानी कि संपत्तियों को दोबारा से नई, पुरानी के स्थान पर नई को लगाना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसके लिए संस्था पर कोई भार नहीं पड़ता, क्योंकि उसको खरीदने की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। उपयोगिता, यह पद्धति मूल्यवान यानी कि महंगी और अक्षयी संपत्तियाँ, अक्षयी जो नष्ट होने वाली संपत्तियाँ हैं, उन पर ह्रास निकालने की सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति के कुछ दोष भी हैं। लेखा करने में कठिनाई। इस पद्धति का लेखा करना यानी कि इसको लिखना, इसके लिए अकाउंट बनाना बहुत ही कठिन होता है। सही लाभ जानना कठिन। इस पद्धति में व्यवसाय की लाभ हानि की स्थिति का सही प्रकार से पता नहीं चल पाता। हानि की संभावना। इस पद्धति में विनियोग का बाजार मूल्य गिर जाता है, यानी कि संपत्तियों का बाजार मूल्य गिर जाता है, जिससे हानि की संभावना बनी रहती है। विनियोग में कठिनाई। इस पद्धति के अंतर्गत कभी कभी ह्रास और ब्याज की रकम का अच्छी प्रतिभूतियों में विनिवेश यानी कि विनियोग करना कठिन हो जाता है, यानी कि अच्छी संपत्तियों में पैसा लगाना कठिन हो जाता है कि हमारा पैसा अच्छी संपत्ति में लग रहा है, बेकार संपत्ति में। कई बार अच्छे के चक्कर में बेकार संपत्ति खरीदी जाती है। नंबर 5, बीमा पॉलिसी पद्धति। बीमा पॉलिसी पद्धति कोई नई विधि नहीं है, बल्कि ह्रास कोष पद्धति की ही एक विशिष्ट रूप है। दोनों विधियों में अंतर केवल इतना है कि बीमा पॉलिसी पद्धति के अंतर्गत धनराशि को प्रतिभूतियों में विनियोजित नहीं किया जाता, बल्कि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को दिया जाता है, यानी कि बीमा कंपनी के द्वारा संपत्तियों को खरीदा जाता है, खुद नहीं खरीदा जाता। निश्चित अवधि के पश्चात बीमा कंपनी से पॉलिसी का पूर्ण मूल्य मिल जाता है और जब समय समाप्त हो जाता है तो बीमा पॉलिसी से उस संपत्ति का पूरा मूल्य मिल जाता है। जैसे किसी संपत्ति का बीमा करा लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन इसमें होती है, जिससे नई संपत्ति क्रय कर ली जाती है और नई संपत्तियां खरीदने में आसानी रहती है। बीमा पॉलिसी खाते पर वार्षिक ब्याज नहीं मिलता, बल्कि पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ही ब्याज का भुगतान किया गए प्रीमियम की राशि से सम्मिलित होकर मिल जाता है। इसमें हमें हर साल ब्याज नहीं मिलता। जब संपत्ति नष्ट हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा हमें पैसा मिल जाता है ब्याज सहित। इसलिए इसको बीमा पॉलिसी पद्धति कहते हैं।
बीमा पॉलिसी पद्धति के गुण। सरल विधि, यह विधि बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें गणना की यह पद्धति अपेक्षाकृत सरल और वैज्ञानिक है। संपत्ति का प्रतिस्थापन सरल, यानी कि पुरानी संपत्ति जब नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर नई संपत्ति खरीदने में आसानी रहती है। बीमा कंपनी पर जोखिम, इस पद्धति में बीमा संपत्ति का जो मूल्य है उसका जोखिम जो होता है वो संपत्ति का जो मूल्य होता है वो बीमा कंपनी पर भार होता है। प्रतिभूतियों क्रय करने में आसानी, इसके द्वारा हमें नई संपत्ति खरीदने में आसानी रहती है क्योंकि हमें बीमा कंपनी से पैसा मिल जाता है। दोष, कम ब्याज की प्राप्ति, इस विधि में हमें अधिकतर कम ब्याज मिलता है बीमा कंपनी से। ब्याज का लेखा, इस पद्धति में ब्याज का लेखा प्रतिवर्ष नहीं किया जाता बल्कि एक साथ अंत में किया जाता है। संपत्ति की कार्यक्षमता, इस विधि में प्रतिवर्ष संपत्ति की कार्यक्षमता घट जाती है किंतु ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है, यानी कि ह्रास तो हमेशा बराबर रहेगा लेकिन जो संपत्ति की कार्यक्षमता है वो कम हो जाती है। नंबर 6, पुनर्मूल्यांकन पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत प्रतिवर्ष संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, फिर संपत्ति के पुराने मूल्य में से पुनर्मूल्यांकन मूल्य को घटाकर आने वाले अंतर को ह्रास मान लिया जाता है, यानी कि जो संपत्ति का मूल्य है उसका अगले साल वह कितने रुपए की कम हुई है उसका अंतर देख लेंगे, तो जो अंतर आएगा वही हमारा ह्रास माना जाएगा। यदि पुनर्मूल्यांकन के पश्चात संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो वृद्धि को स्थायी मानकर छोड़ देते हैं और संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाते। अगर संपत्ति का मूल्य पहले से ज़्यादा हो जाता है तो उस वर्ष ह्रास नहीं माना जाता। और यदि पुस्तक मूल्य पर ही दिखाया जाता है और संपत्ति को पुस्तक मूल्य पर ही दिखाया जाता है, इसके विपरीत यदि मूल्यांकन करने पर संपत्ति का मूल्य घट जाता है तो ह्रास की एंट्री करते हैं। यह विधि ऐसी संपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिनका अनिश्चित समय होता है, जैसे जीवित पशु, फुटकर औजार, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि। इस तरह की संपत्तियों पर इस तरह का पुनर्मूल्यांकन पद्धति वाला ह्रास लगाया जाता है। गुण, सरल विधि, इस विधि द्वारा ह्रास की राशि आसानी से ज्ञात हो जाती है। संपत्ति का सही मूल्यांकन, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति का क्या मूल्य है यह निश्चित करने में आसानी रहती है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। पुनर्मूल्यांकन में असुविधा, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन यानी कि दोबारा से उनका मूल्य निश्चित करना, इसमें कठिनाई होती है। ह्रास में उतार चढ़ाव, इस विधि में कभी ह्रास ज़्यादा होता है तो कभी कम, हर साल ह्रास में उतार चढ़ाव होता रहता है। मूल्य में वृद्धि पर ह्रास की व्यवस्था नहीं, और अगर यदि संपत्ति का मूल्य ज़्यादा हो जाता है किसी कारणवश तो उस वक्त ह्रास की कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती है। नंबर 7, निस्तारण या रिक्तीकरण विधि। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः धातुओं की खदानों, तेल कुओं आदि में लगी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसमें ह्रास की गणना वर्ष के दौरान जितनी वस्तु की मात्रा निस्तारित की जाती है उस पर ही किया जाता है। निस्तारित की जाती है यानी कि उत्पादन किया जाता है। खान से कितना माल निकाला गया है उसके अनुसार ही इस पर ह्रास की गणना की जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम खनन कार्य से प्राप्त वस्तु की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि खनन करने में कितना माल उत्पादित किया गया, प्राप्त किया गया, फिर ह्रास की गणना की जाती है। इस ह्रास की गणना के लिए क्रय मूल्य को कुल निस्तारित वस्तु की मूल्य अनुमानित मात्रा से भाग देकर प्रति टन या प्रति कुंटल के आधार पर ह्रास की गणना कर लेते हैं। जैसे ह्रास क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यानी कि खरीदा गया मूल्य, और निस्तारित वस्तु की मात्रा, कितनी वस्तु हमने उत्पादित की है यानी कि खान से निकाली है, कितने टन या किलो जितनी भी निकाली है उससे उसको भाग दे दो तो हमारे ह्रास की राशि आ जाती है। इसके बाद है मशीन घंटा दर विधि। इसे उत्पादित इकाई विधि के नाम से भी जाना जाता है।
इस विधि के अंतर्गत ह्रास की गणना संपत्ति, टाइप मशीन, सिलाई मशीन, जनरेटर, कार्यशील घंटों के आधार पर की जाती है। यानी कि इसमें ऐसी संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है जो टाइम के अनुसार चलती हों, यानी कि जिन्हें घंटों के में प्रयोग किया जाता है कि कितने घंटे उससे चलाया गया है, उसके हिसाब से हम मशीन का ह्रास निकालते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि मशीन अपने जीवन काल में कुल कितने घंटे काम कर सकती है। कोई भी मशीन जैसे सिलाई मशीन, जनरेटर, टाइप मशीन, ये कितने साल चलेगी और कितने घंटे चलेगी, ये अनुमान लगा लो। इसके बाद मशीन को क्रय करते समय उसके जीवन काल के कार्य करने के कुल घंटे तथा अवशेष मूल्य विशेषज्ञों से ज्ञात करा लिया जाता है। फिर क्रय मूल्य में से अवशेष मूल्य घटाकर उसको समय से भाग दे दिया जाता है, घंटों से या दिनों से। जैसे संपत्ति का क्रय मूल्य माइनस अवशेष मूल्य, अनुमानित कार्यशील घंटों की संख्या, पूरे जीवन में वह कितने घंटे चलेगी, उससे भाग दे दो तो ह्रास की राशि आ जाती है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मशीन 5 लाख रुपए की खरीदी, अवशेष मूल्य है उसका 20,000 और घंटे 1,20,000 घंटे वह काम करेगी, तो हमारा घटा के 4,80,000 बच गया। 5 लाख में से 20,000 अवशेष मूल्य घट गया तो 4,80,000 आ गया और 1,20,000 घंटों से इसको भाग दे दिया तो 4 रुपये प्रति घंटा का ह्रास हमारा आ गया। अब अगली विधि है दूरी विधि। इस विधि को किलोमीटर या उपयोग विधि भी कहा जाता है। ह्रास ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग उन संपत्तियों के लिए किया जाता है जो व्यवसाय में दूरी तय करती हों, जैसे ट्रक, बस, कार इत्यादि। इस ह्रास की गणना उनके एक वर्ष में कार्य करने या चलने के घंटे पर के आधार पर की जाती है। इसमें विशेषज्ञों के अनुमान पर संबंधित वाहनों के जीवन में इसमें विशेषज्ञों के अनुमान पर संबंधित वाहनों के जीवन काल में यात्रा करने की दूरी तथा अवशेष मूल्य ज्ञात किया जाता है। वाहन वर्ष की अवधि में कितनी दूरी तय करता है उसे वाहन की लागत से गुना करके अनुमानित जीवन काल की दूरी से भाग दिया जाता है। इसमें ह्रास की धनराशि वास्तविक होती है क्योंकि वाहन के प्रत्येक वर्ष की यात्रा के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है। यदि दूरी की गणना शुद्ध नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वास्तविक ह्रास की राशि निकालने में असुविधा होगी। ह्रास की राशि हम ऐसे निकाल सकते हैं। ह्रास किलोमीटर में वाहनों की संख्या, यानी कि कितने ट्रक, बस या कार हैं, उनकी जो लागत है, कीमत है, वो उसमें से उसका अवशिष्ट मूल्य बचा घटा दो और अनुमानित जीवन काल वह कितने वर्ष चलेगी, 10 वर्ष, 15 वर्ष, और गुना कर दो यात्रा की दूरी, वह कितने किलोमीटर यात्रा कर सकती है, कितने किलोमीटर चल सकती है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम ह्रास की राशि, डेप्रिसिएशन की राशि निकाल सकते हैं। इसको इस सूत्र से, इस उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। जैसे हमारी बस थी 32 लाख रुपए की क्रय की, इस निर्माता के अनुसार उसका अनुमानित जीवन काल है 10 लाख किलोमीटर बताया गया है और अवशिष्ट मूल्य 1 लाख। वर्ष 2015 में बस ने 2 लाख किलोमीटर की यात्रा की गई, तो ह्रास निकाल लेंगे यही वाला सूत्र लगाकर।